तब नुआन चौस्की ने कहा, जो 90 साल की उम्र है जिनकी, जिन्हें पूरी दुनिया को अच्छे से स्टडी किया है, समाज को अच्छे से स्टडी किया है, उनका कहना था कि भारत के अंदर जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो धरती के ऊपर अकेले भारत के लिए नहीं, अकेला किसानों के लिए नहीं, धरती के ऊपर मानवता को बचाने की आखिरी लड़ाई है और ये अंधेरे के अंदर एक रोशनी की किरण है। इस किसान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पे बैठा हुआ है कि जिसके अंदर कांग्रेस एक बहुत बड़ा विपक्षी पार्टी है, छोटा लाभ पार्टी है, मायावती पार्टी है, सभी पार्टियां जो है वो WTO के बाहर नहीं है, वो उन्हीं के शिकंजे में और उन्हीं के फंडिंग से चलने वाली ये पार्टियां हैं। ताकि मैं किसानों की आय को दुगनी करूँगा, ये जो बहरूपीय हैं और जो रूप बदल कर हमारे किसानों को, मजदूरों को, दलितों के सामने आकर अपने झूठे वादे करके उनको अपने शिकंजे में फांसने की कोशिश करते हैं, फोगाट है, रामविलास शर्मा है या मनोहर लाल खट्टर है, इन लोगों की भाषा शैली और कार्यशैली से ये बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि बीजेपी और RSS कोई नेताओं की पार्टी नहीं है, वो गैर जिम्मेदार चरित्रहीन लोगों की पार्टी है। उनकी कार्यशैली से ये बिल्कुल साफ झलक, ये एक पार्टी न होकर षड्यंत्रकारी एक गैंग है। जिस किसान मजदूर शराब नहीं पिएगा, शराब क्या भाई कोई गधे पीते हैं, शराब तो आदमी ही पीते हैं। दूसरी बात, अगर आम आदमी शराब नहीं पिएगा तो भाई अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? हमने तो चिंता अर्थव्यवस्था आ गई हमारे शरीर की को नहीं, इसलिए हमने मजबूरी में पीनी पड़े, करे देश गरीब हो जाए। बीजेपी प्लस RSS हमेशा दंगाइयों का एक संगठन रहा है। जब से ये बना है 100 साल का इसका इतिहास है। इन्होंने सिर्फ देश को धर्म के नाम पे बांटने पे, जातिगत रूप से लोगों में जहर भरने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। ये नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनियादारी न्यूज़ में जयपाल सिंह। आज टिकरी बॉर्डर पर हम पहुंचे हैं मनदीप मलिक जी के पास। तो किसान आंदोलन में घटनाएं हो रही हैं, जैसे खटखड़े टोल प्लाजा पे श्री ओम प्रकाश चौटाला जी आए, वहाँ पर किसानों ने उनको माइक नहीं दिया। जो सोनाली फोगाट है वो किसानों के ऊपर विवादित बयान देते रहते हैं। इतना बड़ा जन आंदोलन है दुनिया का। दुनिया के एक पत्रकार जिसका नाम है नुआन चौस्की, जो अमेरिका से है, उन्होंने हमारे किसान आंदोलन का समर्थन किया। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि जी भारत के अंदर किसान जन आंदोलन चल रहा है, आपका उसके बारे में क्या राय है, तब नुआन चौस्की ने कहा, जो 90 साल की उम्र है जिनकी, जिन्हें पूरी दुनिया को अच्छे से स्टडी किया है, समाज को अच्छे से स्टडी किया है, उनका कहना था कि भारत के अंदर जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो धरती के ऊपर अकेले भारत के लिए नहीं, अकेला किसानों के लिए नहीं, धरती के ऊपर मानवता को बचाने की आखिरी लड़ाई है और ये अंधेरे के अंदर एक रोशनी की किरण है। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि जो किसान यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, जो हमारे देश के कानूनों का विरोध कर रहे हैं, हम मानवता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और किसान जो है, किसान का जैसे ही नाम आता है तो भगवान का नाम आगे आ जाता है, क्योंकि किसान और भगवान एक ही रूप है। लोग यार खेतों में हल चलाते रात दिन, धरती का सीना चीर कर अन्न उत्पन्न करके लोगों का पेट भरते हैं, लोगों को नई जिंदगी देते हैं, वो किसी की हत्या नहीं कर सकते, वो कभी किसी का अपमान नहीं कर सकते। आज किसान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पे बैठा हुआ है कि मौसम है, सर्दी का है, गर्मी का है, बारिश का, आप देख भी रहे हो। बीजेपी की सरकार और आज वर्तमान समय में भारत की जो राजनीति है वह दुनिया के पूंजीपतियों ने अपने शिकंजे में ले ली है, जिसके अंदर कांग्रेस एक बहुत बड़ा विपक्षी पार्टी है, छोटा लाभ पार्टी है, मायावती पार्टी है, सभी पार्टियां जो है वो WTO के बाहर नहीं है, वो उन्हीं के शिकंजे में और उन्हीं के फंडिंग से चलने वाली ये पार्टियां हैं। सभी पार्टियों को लगता है कि भारत का अगर ये आंदोलन सफल हो गया तो लोगों के अंदर जो इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे वो देश की जो पीछे से चली आई परंपरागत राजनीति को उखाड़ कर फेंक देंगे और सत्ता के अंदर आम आदमी की जो अब तक भागीदारी नहीं हो पाई, अगर लोगों को वो कहते हैं ना भाई, अगर किसी के मुंह खून लग गया तो फिर वो किसी को बख्शता नहीं। अगर किसान को अपनी ताकत का पता चल गया, किसान के वोट बैंक से जो देवीलाल ने अपना साम्राज्यवाद खड़ा कर लिया, उसके बाद चौटाला आ गया, हुड्डा आ गया, कांग्रेस आ गई, बीजेपी ने कहा कि मैं किसानों की आय को दुगनी करूँगा। ये जो बहरूपीय हैं और जो रूप बदल कर हमारे किसानों को, मजदूरों को, दलितों के सामने आकर अपने झूठे वादे करके उनको अपने शिकंजे में फांसने की कोशिश करते हैं, अब ये लोग पूरी तरह से नंगे हो चुके हैं और दुनिया जान चुकी है कि भारत की जो राजनीति है वो देश को आगे बढ़ाने की नहीं है, वो देश को पीछे ले जाने की है। जिस प्रकार की भाषा शैली बीजेपी के लोग कर रहे हैं, जिसमें आपने कहा कि कोई फोगाट है, रामविलास शर्मा है या मनोहर लाल खट्टर है, इन लोगों की भाषा शैली और कार्यशैली से ये बिल्कुल साफ जाहिर होता है
कि बीजेपी और आरएसएस कोई नेताओं की पार्टी नहीं है, वो गैर जिम्मेदार चरित्रहीन लोगों की पार्टी है। उनकी कार्यशैली से ये बिल्कुल साफ झलक रहा है। जिस आदमी को बोलने की तमीज़ नहीं, वो नेता कैसे हो सकता है? ये एक पार्टी न होकर षड्यंत्रकारी एक गैंग है जिसने देश की पूरी राजनीति को एक षड्यंत्र के दायरे में ले लिया है और आम आदमी के भविष्य, आम आदमी के अधिकारों को छीनने की जो कोशिश लगातार बीजेपी सरकार कर रही है और उसके पीछे खड़ी हुई छोटी छोटी पार्टियां जैसे ओम प्रकाश चौटाला अभी जेल से आए, वो अपनी खोई हुई राजनीति को तलाश रहे हैं, खोई हुई ज़मीन को तलाश रहे हैं, अपने पोता पोती के लिए आगे की राजनीतिक बिसात बिछाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो है, ये हमारा आंदोलन जो वो गैर राजनीतिक है। अगर राजनीतिक ही वो होता और वो लोग हमें मदद कर रहे होते, तो जब ये बिल पास हो रहे थे, जब अभय चौटाला भी यही था, दीपेंद्र हुड्डा भी यही था, दूसरी पार्टियां भी यही थी, किसी भी पार्टी के एमपी एमएलए ने किसानों को और मजदूरों को ये नहीं बताया कि कानून पास हो रहे हैं और आप लड़ाई लड़ो। लोगों ने उनको बताया और अपनी राजनीति बचाने के लिए, राजनीतिक भविष्य का खतरा देखते उन लोगों ने इस्तीफे दिए, लोगों को सदा उन्होंने गुमराह किया। लेकिन अब किसान अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है और जब तक अपनी लड़ाई में वो सफल नहीं हो जाता, नरेंद्र मोदी की जो जिद है वो कुर्सी तक है और हमारी जिद जीवित रहने तक है। किसान कभी हारा नहीं है, किसान या तो जीतता है या सीखता है। किसान अगर कभी आ रहा है तो अपनों से आ रहा है, जो अपनों ने गद्दारी की है तभी किसान आ रहा, वरना किसान को कोई हरा नहीं सकता। इसलिए हमारी जीत निश्चित है। मलिक साहब, ये बताइए कि जो किसान संसद चल रही है और जो चुनी हुई सरकार की संसद चल रही है, दोनों अलग अलग तरीके से चल रही हैं। जो किसान संसद है उसका खर्चा मात्र एक दिन का 5,000 रुपये है और जो सरकार की जो पार्लियामेंट चलती है उसका खर्चा करोड़ों रुपए में है। तो इतना फासला है, तो वो ऐसा क्या होता है उस संसद में और उस संसद में क्या होता है कि इतना फासला है जो खर्चे का? देखिए भाई, हमारे देश के अंदर राजनीति, कोई देश को वही बात होगी आगे बढ़ाने के लिए नहीं है। राजनीति यहाँ व्यापार बन चुकी है, धंधा बन चुकी है और इस धंधे को लोगों ने बिजनेस का इतना बड़ा रूप दे दिया कि हर आदमी एमपी एमएलए बनना चाहता है और दुनिया की सारी सुख सुविधाएं वो प्राप्त करना चाहता है। आप देखोगे कल तक रेलवे में टिकट काटने वाला टीटी, बसों में टिकट काटने वाला कंडक्टर, जब उसको एमएलए की टिकट मिलती है उससे पहले उसके पास क्या होता है, देखते ही देखते वो हज़ारों करोड़ की संपत्ति इकट्ठी कर लेता है। चकला चलाने वाला, शराब के ठेके चलाने वाला और सट्टा बाजार चलाने वाला आदमी देखते ही देखते सरकार चलाने लग जाता है। ये हमारे देश का वैसे तो लोकतंत्र की ये खूबसूरती थी, लेकिन लोगों ने इस लोकतंत्र का जो मजाक बना दिया, भद्दा मजाक, और इसको एक धंधा बना दिया। तो उस धंधे में सभी मिल बैठ के इस देश की अर्थव्यवस्था को खा रहे हैं, पी रहे हैं और देश का खजाना भरने वाला आम आदमी, किसान, मजदूर, जो सदियों से दुनिया को पता है, दुनिया को ये पता है। देखो, दुनिया में दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। एक अर्थव्यवस्था है अमेरिका की, दूसरी है चाइना की, जो के पास पूंजी है। लेकिन सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था अगर दुनिया में किसी की है तो वो भारत की है। दुर्भाग्यवश हमारे देश के राजनीतिक पार्टियों ने ऐसी ऐसी योजनाएं बना दी जिससे उन्होंने सिर्फ पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुँचाया। पूंजीपतियों ने उन्होंने कमीशनखोरी में शामिल कर लिया, जिससे उन्होंने अपनी बैकडोर से संपत्ति इकट्ठी कर ली और देश का आम नागरिक मूलभूत सुविधाओं से दूर रहा। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। अच्छा, ये बताइए मनदीप की जहाँ तक बात कहता हूँ, ये बार बार आरोप लगाते हैं कि किसान शराब पीते हैं, किसान पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं, किसान अच्छे कपड़े पहनते हैं। इस प्रकार की मानसिक घटिया मानसिकता अगर किसी की है तो वो हमारे देश के नेताओं की ही हो सकती है, क्योंकि कोई भी नेता नहीं चाहता कि किसान ऊपर उठे, किसान सुविधाएं प्राप्त हो। आपने देखा भाई, अगर शराब की बात है, लॉकडाउन के अंदर सारी फैक्ट्रियां, सारे रोजगार बंद थे, लेकिन शराब के ठेके चालू थे। इसका मतलब शराब से आमदनी करके देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करनी जरूरी है। अगर किसान मजदूर शराब नहीं पिएगा, शराब क्या भाई कोई गधे पीते हैं? शराब तो आदमी ही पीते हैं। दूसरी बात, अगर आम आदमी शराब नहीं पिएगा तो भाई अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? हमने तो चिंता अर्थव्यवस्था की, हमारे शरीर की को नहीं, इसलिए हमने मजबूरी में पीनी पड़े, कदे देश गरीब हो जाए इस करके हमें शराब पीनी पड़ती है भाई। और हम भी भाई बीमार होना मामला के पीछे भूडे लगे हैं। कोई भी आदमी शराब पीना नहीं चाहता, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए और देश की जो आपने देखा कि भाई चाय का शटर डाउन करके लोग चाय बेच रहे हैं और शराब खुले में बिक रही है, तो ये नीतियां हैं जो वो बिल्कुल ही खतरनाक है, देश को गर्त में ले क्या कहेंगे आप? इस आंदोलन की मैं बताऊं ताकत, अगर ये आंदोलन बेकार होता, फालतू का होता और शराबी कबाबी लोग यहाँ बैठे होते
तो बीजेपी इस आंदोलन की तोड़ने की इतनी कोशिश नहीं करती। 8 महीने से वो लगातार अलग अलग तरीके से आंदोलन को बदनाम करने की, आंदोलन को तोड़ने की साजिशें रच रहे हैं। बीजेपी प्लस आरएसएस हमेशा दंगाइयों का एक संगठन रहा है। जब से ये बना है 100 साल का इसका इतिहास है। इन्होंने सिर्फ देश को धर्म के नाम पे बांटने पे, जातिगत रूप से लोगों में जहर भरने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। ये पर्दे के पीछे रह के एक एजेंडा चलाते हैं। और इस आंदोलन में अब तक 4 या 5 बार आगजनी हो चुकी है और झूठे रेप के आरोप लगाए हैं। और जो एक बंदे ने आत्महत्या की, उसके ऊपर, लाश के ऊपर राजनीति करने की बीजेपी वालों की पुरानी आदत रही है। देश के खाते देश का नमक है, वफादारी दुनिया के दूसरे देशों में ये लोग करते हैं। बाहर से आई हुई फंडिंग से चलने वाला एक आतंकवादी संगठन है आरएसएस हमारे देश की खाता है, लेकिन वफादारी चाइना और अमेरिका से करता है। जब हमारा देश गुलाम था तब ये अंग्रेजों की फंडिंग से चलता था, उनके पैसे देने से इनके पिछवाड़े पे कच्चा आता था। जब देश आज़ाद हुआ तो अमेरिका ने इनको फंडिंग की और इन्होंने अमेरिका के प्रति अपनी वफादारी निभाते हुए हमारे देश की जितनी भी सीक्रेट फाइलें, खुफिया होती थी, वो उनको पैसे में बेचते थे, जिससे अमेरिका इनको फंडिंग करता था। लगातार 2007 से चाइना आरएसएस को फंडिंग कर रहा है। आपने देखा भी होगा कि इलेक्शन होने से पहले नरेंद्र मोदी स्टेज पे खड़ा होकर कहता था कि मैं पीएम बनते ही चाइना को हमारी सीमा से पीछे कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो चाइना के खिलाफ बहुत सारे बयान देता था, लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आया उसने चाइना के खिलाफ कोई भी बयान नहीं दिया, बल्कि मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया के नाम पे, मुद्रास्फीति लोन के नाम पे फर्जी दस्तावेज पेश करके देश का लाखों करोड़ों का बजट अपने डकार गया, आरएसएस के खजाने में बेच दिया। और दुनिया के अंदर चाइना का जितना इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर है वो कहीं नहीं है। आप देखिए उसकी आज हमारे देश में 56 ऐसी कंपनियां हैं चाइना की, जो टाटा, बिरला, अंबानी जैसे लोगों के साथ मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्किटेक्ट के अंदर काम कर रही है। आपने देखा लॉकडाउन के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे 30 करोड़ मोबाइल फ़ोन चाइना से मंगाए। और आम आदमी वो कहते हैं कि त्योहारों के ऊपर आप कोई भी चाइना का सामान मत खरीदिए, उनके अर्थव्यवस्था को हमें ख़त्म करना है। ये लोग दोगली राजनीति करने वाले बहरूपीय लोग हैं। ये लोग चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका से साँठ-गाँठ करते हैं और ये लोग हमारे देश को पूरी तरह से बर्बाद करके उसके ऊपर सिर्फ कुछ चंद लोग जो राजनीतिक सत्ता हथियाना चाहते हैं और देश का जितना भी खजाना, जितने भी प्राकृतिक संसाधन है वो देश के पूंजीपतियों के हाथों में सौंपना चाहते हैं, ताकि आम आदमी दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। मनदीप जी, देखिए भाई, जहाँ तक किसान पुत्र का सवाल है, किसान ही एकमात्र ऐसा वर्ग है जो राष्ट्रवादी सोच रखता है। अगर वो खेतों में नाली भी साफ कर रहा है और कहीं भारत माता के इंकलाब के नारे लग रहे होते हैं तो वो अपना काम छोड़ के नारे लगाने लग जाता है। वो एक तो खेत में काम करता है, उसका दूसरा पुत्र सीमा पे देश की सुरक्षा के लिए भेजता है। राष्ट्रवादी सोच का इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। जो लोग स्टेज पे खड़े होकर भारत माता जय के नारे लगाते हैं, हिंदुत्व की जय के नारे लगाते हैं, अखंड भारत के नारे लगाते हैं, वो लोग देश के असली आतंकवादी हैं। देश का ये इतिहास उठा के देख लीजिए। आज से ये 2001 से लेकर 2020 तक देश के अंदर 18 बम ब्लास्ट हुए, जिनके अंदर 4 बम ब्लास्ट के अंदर आरएसएस के लोगों को सजा हुई है। ये बिल्कुल साफ जाहिर है ये लोग दंगाई हैं। और इसका ताज़ा उदाहरण देख लीजिए, मेघालय के अंदर जो चल रहा है, 2 स्टेट आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, 2 स्टेटों की जो पुलिस आमने सामने गोलियां चला रही है। इस भारत के अंदर त्रिपुरा एक बहुत ही शांतिप्रिय स्टेट था, लेकिन इन लोगों ने 4-5 दिन पहले अमित शाह का वहाँ जाना होता है और उसके बाद वहाँ गोलियाँ चलती हैं, 50 से ज़्यादा लोग मर जाते हैं, 200-400 से ज़्यादा घायल हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जो मानसिकता है वो दंगाइयों की है, गुंडों की, लुटेरे और फरेबी लोगों की है। ये देश के अंदर अशांति पैदा करना चाहते हैं, अराजकता पैदा करना चाहते हैं। रही बात ओलंपिक की, तो देश के किसान ने और उनके पुत्रों ने तो हमेशा देश को गौरवमयी इतिहास दिया है। आप पीछे उठा के देख लीजिए, आज देख लो और आगे देख लो, ओलंपिक के अंदर या किसी भी खेलों में किसान पुत्रों ने हमेशा देश का गौरव, देश का जो सिर है वो ऊंचा किया है और देश का एक जो गौरव है उसको बढ़ाने का काम किया है। मनदीप जी, जब भी बात की इसी मानसिकता के सामने आप देखोगे हर नेता के पास हज़ारों करोड़ की संपत्ति है, वो हमारी अर्थव्यवस्था को उन्होंने लूटा है, आम आदमी के अधिकारों को लूटा है, आम आदमी की सुविधा को कम किया है ताकि वो लोग वहीं पर रहें और आप आगे बढ़ जाओ। ये उनकी पॉलिसियाँ रही है। संसद हमारे देश की जो है, अब तक कोई भी कृषि प्रधान देश के अंदर हमारे देश में प्रधानमंत्री जो है वो किसान पुत्र नहीं बना है। सिर्फ 6 महीने के लिए चरण सिंह जी बने थे और वो एक ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री थे जो जिन्होंने संसद सत्र देखा भी नहीं था। पैरेलल संसद चलाने का मतलब ये है कि हम एक संदेश देना चाहते हैं
कि हम संसद जो है वो हमारे देश के लोकतंत्र में आम आदमी की रक्षा के लिए, आम आदमी के योजनाओं के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए है। लेकिन हमारे देश के जो नेता महत्वाकांक्षी बने हुए हैं, 545 लोकसभा एमपीज हमारे देश में, सभी वहाँ बैठ के पता नहीं कौन कौन सी योजनाएं बनाते हैं। हर रोज़ अलग अलग बिल लेके आते हैं, शिक्षा को ख़त्म कर दिया, रोजगार को ख़त्म कर दिया, और वो बोल रहे हैं कि हम देश चला रहे हैं। क्या वहाँ जो संसद चल रही है वो उसी प्रकार के जो मुद्दे हैं यहाँ पे जो बन रहे हैं, आम जनता जो चाहती है, और जो बिल संसद लगातार 7 साल से पास करिए, उन बिलों की खिलाफत करने के लिए और पब्लिक में पॉजिटिव संदेश देने के लिए वहाँ पैरेलल संसद लगाई गई है, जिसमें महिलाओं की और देश के तमाम बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग, सामाजिक संगठन, किसान मजदूरों के संगठन वहाँ सुचारू रूप से भाग ले रहे हैं। ये थे मनदीप मलिक जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद जी भाई साहब, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, इनकलाब जिंदाबाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके किसान संसद के ऊपर अपनी राय दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।